जय हिंद। देखिए, नागरिकता की जो चर्चा है वो भाग 2 में है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना दिए हैं। पार्ट 3 जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें CAA, NRC और NPR था। इसमें हम समझेंगे कि पब्लिक को कहाँ गलती हो रही है समझने में, गवर्नमेंट कहाँ गलती कर रही है और रियल में ये सही है या गलत है। देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पे देखते हैं। लोग हिंदुस्तान जो था ना पहले, तो यहाँ पर बहुत सारे विदेशी इमिग्रेंट उन्हें बोलते हैं, जो देश के रहते हैं और भारत में चले आते हैं या किसी देश में चले आते हैं। तो भारत में जो इमिग्रेशन था वो बहुत पहले के वक्त में था, और खास करके जो भारत में इमिग्रेशन हुआ है वो रिलीजियस परसिक्यूशन को हुआ है। अब ये भी जो CAA कानून आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये भी केवल उन्हीं को करता है, रिलीजियस परसिक्यूट को कहता है। रिलीजियस परसिक्यूट उसे कहा जाता है जो किसी धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धर्म है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और कोई दूसरे धर्म के लोग बहुत कम है, तो जो कम होते हैं उनको लोग सताने लगते हैं। तो ऐसी घटना को हम रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं। तो भारत में जितने भी इमिग्रेंट भारत में आए हैं वो रिलीजियस परसिक्यूट को के वजह से आए हैं। अब जैसे पारसी जो थे वो ईरान में रहने वाले थे। ईरान में जो पारसी थे वो 12वीं सदी में जब वहाँ पे सियाओं का प्रबल आया तो वो लोग क्या किए, वहाँ से वो भाग के आए गुजरात वगैरह में। आप देखे होंगे टाटा जो है ना, रतन टाटा, ये लोग भी पारसी ही, ये लोग ये बहुत धनी होते हैं लोग, पारसी ये लोग। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब देश का विभाजन हुआ तो देश के विभाजन में भी तो मेन था रिलीजियस इशू था ना, कि हिंदू इधर मुस्लिम उधर, इस टाइप का। तो भारत में बहुत सारे यहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान भी गए थे और बहुत सारे पाकिस्तान से भी लोग भारत में आए थे। तो 1947 में जब विभाजन हुआ तो फिर पाकिस्तान से लोग आए। तिब्बत में 1959 में चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, तो तिब्बत के बहुत से लोग भारत में चले आए, जिसमें दलाई लामा भी महत्वपूर्ण थे। अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो स्टेशन के पास एक मार्केट लगता है, लहासा मार्केट, वो तिब्बत के लोग भी लगाते हैं वहाँ पर। सोचिए भारत में कितने लोग विदेशी रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद बांग्लादेश जब क्राइसिस हुआ तो बांग्लादेश तो बहुत भयानक रिफ्यूजीज आ गए थे सब बांग्लादेश में। बांग्लादेश 1971 से बांग्लादेश में, भारत में बहुत सारे लोग आ गए। विभाजन बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का जब मैटर था तो एक तो वीडियो में हम आपको पूरा समझाए हुए हैं। उसके बाद सोवियत अफगान वार हुआ, यहाँ पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ यानी रूस ने हमला कर दिया। तो उस दौरान 1979 में यहाँ से बहुत सारे लोग भारत में चले आए लोग। फिर श्रीलंका में तमिलों की समस्या आई थी तो बहुत लंबी चली थी, 10 साल तक। राजीव गांधी की हत्या हो गई इसी वजह से, तमिल समस्या को लेकर। तो 1990 से 80 से 90 के दौरान श्रीलंका से बहुत से लोग भारत में चले आए। और अगर आप रिसेंट में देखिएगा तो म्यांमार को देखिए, म्यांमार का ये रखाइन प्रांत है, यहाँ 2015 में जो था रोहिंग्या को लेकर समस्या हो गया, रोहिंग्या। तो रोहिंग्या यहाँ से फिर भारत में चले हैं। अब आप जरा भारत को देखिए तो ये इमिग्रेंट लोग के लिए एकदम समझिए अड्डा है। भारत की संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग कभी किसी भी विदेशी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समस्या आने लगी, हमारे देश में गरीबी है, उतनी संसाधनें नहीं है, लेकिन इसको आप पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए पहले हम आपको CAA समझा देते हैं, उसके बाद NPR, फिर NRC समझाते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए CAA कानून ला गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये रिलीजियस परसिक्यूट पे था। देखिए, हमारे देश में जो लोग रहते हैं, इमिग्रेंट रहते हैं, उनमें इलीगल, गैर कानूनी रूप से कौन रह सकते हैं, तो वो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब वीज़ा मतलब हम आपको अनुमति दे रहे हैं आने के लिए, आपके पास वीज़ा ही नहीं है, आप घुस गए तो आप इलीगल है। या आपको हम 6 महीने रहने के लिए टाइम दिए थे, आप 7 महीने रह गए बिना बताए, 1 महीना एक्स्ट्रा या 1 साल एक्स्ट्रा, जितना भी एक्स्ट्रा टाइम पास कर गए, तो ये आप इलीगल इमिग्रेंट है। तो ये CAA कानून जो है वो बेसिकली इसी परिभाषा को बदल देता है। ये क्या कहा गया है, देखिए, सरकार मीडिया में कुछ और बोलती है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा देश जो है वो एक तरह का सेकुलर है, हम धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करते। तो सरकार भी कुछ नहीं की। गवर्नमेंट का जो कहना था वो क्या कह रही है गवर्नमेंट, कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और ये बांग्लादेश से, ये जो 3 देश आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आता है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है और वो एक्स्ट्रा टाइम भी रह लिया है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट लेके आया था 2 साल का, 5 साल रह गया है, तो हम उसकी परिभाषा बदलते हैं। अगर वो मुस्लिम नहीं है ना तो हम उसे इलीगल नहीं मानेंगे। मतलब मुसलमान को छोड़कर बाकी किसी भी धर्म के लोग अगर आते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है और ज़्यादा टाइम पे भी रख जाते हैं, तो उन्हें इलीगल नहीं माना जाएगा, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब आपको एक नज़र में तो ये लग रहा होगा कि भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, लेकिन सरकार ने बड़ा सोचा समझा चाल चला। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में कहा, उन्होंने मुसलमान शब्द नहीं प्रयोग किया, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन देशों में 3 देश
देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, अब अल्पसंख्यक कोई सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही अल्पसंख्यकों को छूट है। जैसे मुसलमान अल्पसंख्यक में, कई राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, कई राज्यों में जैन वगैरह तो हर जगह पे ही अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक को तो हिंदुस्तान में ही एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, तो अल्पसंख्यक के मैटर पर आप सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं आते हैं। तो सरकार कानूनी हिसाब से बच गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई इन राज्यों में जो अल्पसंख्यक है, अब आप बताइए, अफगानिस्तान में मुस्लिम को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में मुस्लिम ही है, बांग्लादेश में मुस्लिम, उनको सब अल्पसंख्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई आप कर सकते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट आई पब्लिक में तो उन्होंने क्या कहा, गिनवाया कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि अल्पसंख्यक आएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझ के यहाँ गिनवाया गया। इसके पीछे क्या कारण था उसको हम आपको समझाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आते होंगे कि एक बात बताइए, श्रीलंका से भी लोग आए हैं, म्यांमार से भी आए हैं, तिब्बत से आए हैं, ईरान से आए हैं, लेकिन इन्हीं तीनों में ऐसी समस्या क्यों है, इन्हीं तीनों को क्यों ध्यान में रखा गया है? तो देखिए, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों का जो नेशनल रिलीजन है, जो राष्ट्रीय धर्म है, वो मुसलमान है, इस्लाम धर्म है, राष्ट्रीय धर्म। इस वजह से वहाँ मुसलमानों को कुछ ज़्यादा छूट है, जिस वजह से वहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन ज़्यादा होता है, मतलब रिलीजन के नाम पे ज़्यादा हो जाता है। और रियलिटी में भी आप देखिएगा, अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, बामियान, बम से मार के उड़ा दिया लोग। बहुत गलत होता है, ये गलत है, इसका कोई समर्थन नहीं करता है। कम से कम जिनके अंदर जो एक अच्छे सोच रखने वाले हैं वो कभी इसका समर्थन नहीं करते। पाकिस्तान में आए दिन, अरे भाई वहाँ पर छोड़िए ना कि जैन और हिंदू का क्या हाल होता होगा, वहाँ से सूरा मस्जिद में बम ब्लास्ट हो जाता है, शिया वाला सुन्नी वाले मारेगा, उसमें मारेगा। तो हम तो ये सोचते हैं भाई साहब जो माइनॉरिटी होंगे उनका क्या हाल होता होगा। और बांग्लादेश में भी आप समझते होंगे, इस निंदा का कानून लगा के बड़का बड़का नेता को फांसी दे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो एक तरह से ठीक कर रही है। लेकिन आप बताइए, श्रीलंका में भी तो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं को, लेकिन इन पर क्यों नहीं? मधेसिया की समस्या नेपाल की थी, इसमें भी कुछ नहीं। तिब्बत से आए हैं लोग, उस पर भी नहीं। तो आखिर इस पर क्यों रखा गया? तो देखिए, कुछ देखिए, एक बात बताते हैं। जैसे हम एक टीचर हैं, हम हमेशा चाहेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स को खुश रख सकें, हम हमेशा एक टीचर बने रह सकें। उसी तरह गवर्नमेंट भी, कोई किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि मेरा वोट बैंक न खराब हो। तो सारा का सारा खेल यहाँ मेजॉरिटी का है। मेजॉरिटी मतलब किससे ज्यादा लोग आपसे खुश हैं। तो अभी जो है ना, वो एक मेजॉरिटेरियन चीज चल रही है कि मेजॉरिटी के लोग, तो इसमें CAA के थ्रू एक मेजॉरिटी को खुश कर दिया गया और माइनॉरिटी को कहा तू ना ये वोट देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर इसमें रियलिटी में अगर सब समस्या को देखा जाता तो श्रीलंका में बहुत बड़ी समस्या थी, इतनी भयानक थी कि सोचिए, जब वो लोग प्रधानमंत्री को उड़ा सकते हैं, लोग राजीव गांधी को दिन दहाड़े चिथड़ा उड़ गया वो श्रीलंका तमिल समस्या LTT को लेकर, तो वहाँ आम पब्लिक को क्या हाल हो गया होगा सोचिए। यहाँ पर बहुत भयानक समस्या थी। तो गवर्नमेंट ने तो अपना कह के निकल गया। अब अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये संविधान के खिलाफ है, तो आप नहीं जान रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने मुसलमान शब्द नहीं प्रयोग किया, कहा है अल्पसंख्यक को। समझ आ गया आप लोगों को? अब कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, CAA के थ्रू जो मुसलमान छोड़कर बाकी हिंदू, बौद्ध, जैन है, इन्हें बड़ी आराम से नागरिकता मिल जाएगी। तो नहीं भाई, आप ये लेमचूस की तरह समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता लेने के लिए 7 साल रहना पड़ेगा। 7 साल बाद आपको नागरिकता यहाँ की मिल सकती है, अगर आप वहाँ पे धार्मिक आधार पर किसी देश में प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये पहले भी नियम था। ये नियम कब था? 1955 से ये नियम चलते आ रहा है। गवर्नमेंट ने भी वही किया है, कुछ नहीं किया है। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट को मीडिया का साथ बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट की जो दिमाग है ना, पॉलिसी बहुत जबरदस्त है कि पब्लिक को कैसे एक मेजॉरिटी को हम आराम से कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब, जो लोग 2014 से पहले हिंदुस्तान में आए हैं, मतलब 14 से पहले आए हैं, उन्हें हम नागरिकता दे देंगे। अब आप जरा सोचिए, 2014 से 2020 जोड़िए, 6 साल तो ऐसे ही हो गया। अगर ये CAA कानून नहीं रहता तो वैसे भी उन लोग को नागरिकता 7 साल में मिल जाती कि नहीं। आपको पिछले वीडियो में बताएं कि भाई साहब आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू 7 साल में मिल जाती है। तो ये CAA कानून से गवर्नमेंट इस तरह से प्रस्तुत की ना कि हम आपको एक झटके में दे देंगे। अरे घंटा एक झटके में मिलने वाला है। 2014 से तो पहले ही से है, 2021 में उसका 7 साल ऐसे ही हो जाएगा, उसको 1955 के ही नियम से लग जाता है। लेकिन इतना बेहतरीन प्रस्तुत किया जाने लगा कि जैसे लगा कि नहीं भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे सबको आराम से मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको शांति से करना चाहती तो भी हो जाता, क्योंकि
क्योंकि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को, वो नॉर्मली कह देते कि भाई साहब हम विदेश से, अगर गवर्नमेंट ये शब्द का प्रयोग नहीं करती कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, तो बवाल नहीं होता। देखिए आगे क्या होगा, अभी आप पूरा जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा क्या क्या है। सीएए कोई गलत नहीं है, ना ही सीएए का विरोध हो रहा है, विरोध एनआरसी का हो रहा है, क्योंकि सीएए किसी की नागरिकता थोड़ी छीन रही है। बेचारे जो मजलूम है, जो मासूम लोग हैं, मारपीट की वजह से भाग के आए, उन्हें नागरिकता दे दिया जा रहा है, कोई गलत नहीं किया जा रहा है। और मुसलमान लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, अब आप जरा खुद सोच के देखिए, अगर मुसलमान को पाकिस्तान में दिक्कत होने लग रहा है तो भाई साहब बड़ी भयानक दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अहमदिया एक मुसलमान है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, उन पर बहुत भयानक अत्याचार होता है, जो आप लोग अक्सर देख, अब सीरिया में देख लीजिए ना, शिया सुन्नी के चक्कर में सोचा 20 लाख लोग मारा गए लोग, अब क्या कहिएगा वहां पर। तो ये सब चीजें थी सीएए के थ्रू। तो सीएए जो 7 साल में नागरिकता दी जा रही थी, उन्होंने 6 साल में दे दिया, और बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, और ये संवैधानिक रूप से आपको लगता है कि सेकुलरिज्म के खिलाफ है, तो ये भी नहीं है। हम आपको बता दिए गवर्नमेंट किस तरह से बाईपास से निकल गई अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करके। आई होप आप ये सीएए समझ गए होंगे, और सीएए का विरोध करना उचित उतना नहीं है, लेकिन एनआरसी आप खुद समझिएगा और आप बताइएगा कि एनआरसी ठीक है या गलत है। एनआरसी का सारा कांड चालू होता है आसाम से। आसाम पूर्वोत्तर भारत का ये हिस्सा है, और यहाँ मेन जो इशू था वो बांग्लादेश को था। बांग्लादेश ये वाला है, 1971 में ये बांग्लादेश का विभाजन हुआ। उससे पहले यहाँ बहुत ज़्यादा मारपीट हुए थे सब, और इसका एक वीडियो भी बनाए हुए थे। तो 1971 में, जैसे ये पहले 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और जो मेन पाकिस्तान वाले थे ना, इनको बेवकूफ़ समझते थे, कहते बंगाली क्या करेगा, इन पर खुद उन्हीं के देश वाले अत्याचार करते थे। तो ये लोग भागे, और मोस्टली ये लोग भागे असम से। और असम में भागने का एक रीजन भी था, असम की मिट्टी है, उपजाऊ है, और यहाँ पहाड़ उतने नहीं है जो बाकी स्टेट में। मेघालय में तो पूरा पहाड़े भरा हुआ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब इतना पहाड़ है कि ट्रेन नहीं जा पाती है सब यहाँ पे। तो ये असम में जाके बहुत सारे लोग जाके वहाँ बस गए, जिसका वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध करना चालू किया, जब उन्हें लगा कि नहीं भाई ये हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। और रियलिटी है भाई, आप हिंदुस्तान के तो थे नहीं उस वक्त जो आए थे। तो इसको लेकर जो आसाम के लोग थे ना, आसाम आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन कई सालों तक चला, 1979 से लेकर 1985 तक चला था। और ये आंदोलन जो था वो स्टूडेंट्स का था। सोचो भाई साहब, ये जो देख रहे हैं ये एक स्टूडेंट्स का पावर है। और बाकी जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, हम आप लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी एक आंदोलन के लिए रेडी रहिएगा कि हमें हर 6 महीने पर एक बाइक कैलेंडर जारी करके एक वैकेंसी आनी चाहिए, रेलवे, एसएससी, सब चीज़ों के लिए। बाकी आप समझिए कि स्टूडेंट्स का पावर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ने ऑल आसाम यूनियन चला दिया, स्टूडेंट यूनियन ने। इससे मजबूर होकर एक आसाम एकॉर्ड, एक समझौता किया गया 1985 में। और इस समझौते के तहत ये कहा गया कि जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं, ठीक है, अगर वो बांग्लादेश बनने से पहले आ गए हैं, यानी यहाँ पे आ गए हैं, तो भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। एक डेट फिक्स कर दिया गया कि भाई अगर आप 24 मार्च 1971 से पहले आए हैं तो हम आपको नागरिक मानेंगे, लेकिन अगर उसके बाद आए हैं तो हम आपको नागरिक नहीं मानेंगे। इस डेट को एक और रीजन था, क्योंकि इस डेट के बाद ही मेन उन लोग का भागना चालू हुआ था। इससे पहले जो आए थे बांग्लादेश से, वो बहुत कम संख्या में आए थे, इसलिए उन्हें कह दिया गया भाई साहब आप कम आए हैं तो चलिए हम मान लेते हैं आपको। लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद आएंगे तो हम आपको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। लेकिन इस आसाम एकॉर्ड को उतने बेहतरीन ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा था, और बावजूद बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ एंट्री करते जा रहे थे सब, और आसाम के लोग इसका बहुत विरोध कर रहे थे। ये विरोध, इसके बाद फिर आसाम के स्टूडेंट्स ने अपना आवाज उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2013 में उसने अपना एक आदेश दिया कि भाई आप आसाम में एक रजिस्टर बनाइए कि कौन कौन व्यक्ति 1971 से पहले वाला है वही भारत का नागरिक है, उसके बाद वाले को आप रजिस्टर में नहीं रखिए। तो इसके आधार पर एक एनआरसी लिस्ट तैयार किया गया, जिसको एनआरसी का पूरा नाम होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, कि जो यहाँ पे ये बेसिकली ये एनआरसी अभी भी केवल असम में लागू है, पूरे हिंदुस्तान में अभी लागू नहीं है, उसकी चर्चा आगे करेंगे अभी। तो ये असम में डिसाइड कीजिए कि जो 1971 से पहले आया है वो नागरिक है या नहीं है। इस आधार पर एनआरसी को तैयार किया गया, करोड़ों लोगों का लिस्ट बनाया गया, हर चीज़ों को देखा गया। इस करोड़ों लोगों की लिस्ट जब बन रहा था तो इसमें एक चुनावी मुद्दा उठा दिया गया कि 4 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान असम में घुसे हैं। 4 करोड़, वहाँ के लोग का खून खोल गया, सोच रहा 4 करोड़, और सबको खराब लगता है भाई सब 4 करोड़ कोई घुस जाता है। लेकिन जब ये डाटा आया तो बहुत उल्टा आया।
डाटा में ये आया कि असम के ज़्यादातर लोग यहाँ पर यहीं के हैं। 19 लाख लोग थे जो एनआरसी के लिस्ट से बाहर थे, 19 लाख। और इससे भी खतरनाक बात क्या आया कि लगभग 12 लाख लोग इसमें से हिंदू थे। मतलब मेजॉरिटी जो थी इसमें, लगभग, हम एक्यूरेट आंकड़ा आपको नहीं बता रहे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी, जो लोग बाहर थे, जो जिन्हें नागरिक नहीं घोषित किया गया था, वो लोग मुस्लिम नहीं थे। मुस्लिम इसमें माइनॉरिटी थी। लगभग 7 लाख जो थे मुस्लिम इसमें नहीं थे और बाकी की मेजॉरिटी थे। भयंकर बवाल हो गया भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ था। तो बाद में जो हिंदू लोग थे या फिर जैन, बौद्ध, जो अन्य धर्म के लोग थे, स्पेशली हिंदू नहीं, वन लोग, तो उन लोग के लिए एक उम्मीद बन गया कौन सा, सीएए, भाई इनके थ्रू तो उन्हें नागरिकता मिल ही जाएगी, क्योंकि सीएए में 3 देश शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इन लोग के लिए दिक्कत नहीं। जो 6-7 लाख लोग हैं उन लोग के लिए दिक्कत है। अब बात करते हैं कि ससुरा ई एनआरसीआ में मांगा कौन सी था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आखिर क्या मांगा था? तो देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल था। एनआरसी के लिए सरकार का कहना था कि यदि आप खुद को बताना चाहते हैं कि हम असम के मूल निवासी हैं, तो आपके लिए लिस्ट नंबर ए है। और अगर आप लिस्ट ए में भी नहीं आते हैं तो आप कम से कम ये साबित कीजिए कि आपके माता पिता या दादा दादी यहीं के थे। ये साबित करने के लिए आपके पास लिस्ट बी रहेगा। यानी कोई व्यक्ति खुद को साबित करना चाहता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं असम के, तो वो लिस्ट ए में किसी एक चीज़ को पालन कर ले। अगर इसमें भी उसके पास कुछ नहीं है तो एक अलग ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप लिस्ट बी से साबित करिए कि आपके माता पिता थे। तो ये आपको धुंधला दिग्राम पढ़ के बता देते हैं कि देखिए 1951 में असम में एक एनआरसी हुआ था। अगर आपका नाम 1951 के एनआरसी में है तो भी आप असम के नागरिक हैं, आपका नाम नहीं काटा जाएगा। अगर आपके पास वोटर लिस्ट है, आपने वोट डाला है, नहीं डाला है मतलब नहीं, वोटर लिस्ट है, तो भी आप नागरिक हैं। लेकिन वोटर लिस्ट कब का होना चाहिए? 1971 से पहले। और डेट कौन सा? 24 मार्च, क्योंकि असम अकॉर्ड से पहले का चाहिए। तो मतलब जो समझौता हुआ था। या तो आपके पास कोई ज़मीन के पेपर है तो वो भी दिखा दीजिए। सिटीजनशिप एक्ट है, जैसे 1971 के पहले अगर आ गए थे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता, वो भी दिखा दीजिए। परमानेंट रेसिडेंस दिखा दीजिए, आवासीय, कि हाँ हमें यहाँ निवास प्रमाण पत्र है, आप लोग भी बनवाते होंगे। अगर वो भी नहीं है तो आप बांग्लादेश से 1971 से पहले भाग के आए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आप रिफ्यूजी हैं, भाग के आए हैं, तो आप वो भी दिखा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट दिखाइए, वो भी छोड़िए, LIC दिखाइए, या फिर कोई भी एनी सर्टिफिकेट कोई जो गवर्नमेंट इशू किया उसको दिखा दीजिए भाई साहब। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उसको दिखा दीजिए। बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस है, बर्थ सर्टिफिकेट, बोलना बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब मैट्रिक उट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, या बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसका दिखा दीजिए, या कोर्ट द्वारा आपको कोई आदेश दिया गया है किसी में तो उसको दिखा दीजिए। हमको लगता है कि इसमें कोई ना कोई तो एगो होगा ही लोगों के पास, आप में भी कि कोई ना कोई होगा ही इसमें। जैसे मान लीजिए वोटर कार्ड आपके पास होगा, जमीन आपके नाम पे है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये क्या नाम है, पासपोर्ट नहीं होगा, LIC कराए ही होंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कम से कम बर्थ सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक का, यूनिवर्सिटी का होगा, ये सब होगा। लेकिन एक बात बताइए, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पढ़े लिखे लोग जो नहीं है उनके पास नहीं हो सकता है। तो एक और मौका भी था, अगर ये नहीं है तो आप अपने माता पिता को साबित कर दीजिए। अब जेन्युइन है कि किसी के माता पिता भारतीय हैं तो बेटा के पास कुछ भी नहीं रहे तब भी तो वो भारतीय ही होगा। तो माता पिता के लिए शर्त रखा गया था कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। बर्थ सर्टिफिकेट जनरली दादा दादी के या माता पिता का आप लोग के पास भी नहीं होगा। तो दूसरा था आप अपनी ज़मीन का जायदाद दिखा दीजिए। तो ये आप लोग भी फेस किए होंगे, बहुत से लोग जो आप लोग ये देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, इसमें आपके दादा दादी का आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा क्योंकि उस समय कोई पढ़ाई उतना नहीं करता था। लेकिन ज़मीन होगी उनके नाम पर तो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। नहीं तो फिर बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिखाइए। भाई साहब जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो कहाँ से यूनिवर्सिटी का लाएंगे? या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस का दिखा दीजिए, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिखाइए जो वहाँ पर ग्राम पंचायत वाला आपको दिया हो उस गाँव के, या फिर वोटर कार्ड दिखाइए, राशन कार्ड दिखा दीजिए, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाइए जो सरकार ने आपको दिया है, तो आपके गार्जियन को भी मान लिया जाएगा। तो ये काफ़ी इजी था। देखिए हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक, इसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए और इसमें भी तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं एक भी बांग्लादेशी भारत में नहीं आया है तो फिर आप गलत हैं। ठीक है, ये एकदम गलत है क्योंकि बहुत से बांग्लादेशी भारत में आए हैं, ये रियलिटी है और ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब किसी का गलती से छूट गया हो, उसके पास हो, उसका नाम नहीं आया हो, तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। एक्चुअली देखिए
समस्या क्या है कि आसाम का जो एनआरसी था वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हुआ था, और जो पूरे देश में एनआरसी होने वाला है वो गृह मंत्रालय के देखरेख में होने वाला है, इसलिए मेन समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का नाम एनआरसी में नहीं आया है तो उसके पास 4 महीना टाइम है, वो एक ट्रिब्यूनल क्या होता है, कुछ जजेस का एक ग्रुप होता है जो एक खास काम के लिए बैठे गए रहते हैं, तो उन्हें हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, प्राधिकरण। तो जजों की एक टीम बैठा दी गई थी जिसका केवल और केवल यही काम था एनआरसी देखना। उस जजों के पास आपको 4 महीने के अंदर जाना है, यानी 120 दिन के अंदर वहां हाजिरी लगा देना है कि जज साहब हम यहीं के हैं लेकिन पता नहीं कहीं नमवा नहीं आया है। तो जज साहब आपके को एडमिट कर लेंगे, मतलब आपका मुकदमा लिख लेंगे कि हाँ भाई आपने किया था, एक तरह का मुकदमा, और आपको कह देंगे हाँ भाई आज बहुत भीड़ भाड़ है, तारीख देते हैं, 1 महीना बाद आप ले आके देखिएगा। तो आप वहां ले आ सकते हैं। देखिए 120 दिन में आप कभी भी जाके वहां पे दिखा सकते हैं कि हमारे पास है। अब कोर्ट आपको कब बुला रहा है, 6 महीना बाद कि 10 साल बाद, इसका कोई कोर्ट में कोई चीज चल जाता है तो बड़ी लटक जाता है, लेकिन अपील करना है आपको 120 दिन के अंदर। यदि आप भारत के नागरिक भी हैं, असम के हैं, और आपके पास कागज भी है और आपका नाम एनआरसी में नहीं आया और आपने ये 120 दिन क्रॉस कर गया, तब तो फिर भैया गए, क्योंकि गवर्नमेंट को इतना फुर्सत है, आपको 4 महीना दे रही है, अब क्या चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ इस ट्रिब्यूनल में भी आपने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो वहाँ के लोगों ने नहीं माना, कहा भाग हम ना मानेंगे, तो भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये जितना चीज बता रहे हैं ये असम के लिए लागू होता है, पूरे देश में एनआरसी का भी किसी को नहीं पता है। तो ये अब आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी आप कागज दिखाइए, और इतना तो जानते रहिए कि अगर आपके पास प्रूफ है तो सुप्रीम कोर्ट में तो आप दिखा ही देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आप नहीं साबित कर पाए तो फिर आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। एक बड़ा सा बिल्डिंग रहेगा, उसी में रहिए डिटेंशन सेंटर में। समझ में आ गया? ये एनआरसी था। एनआरसी का ये एक आपको पहलू है, यहाँ आपको बड़ा अच्छा दिखता होगा एनआरसी में, लेकिन इसी एनआरसी में एक बहुत गड़बड़ चीज़ है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर बहुत बेहतरीन है, तो आपके मन में सबसे पहले आता होगा कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं, आप डाटा देखते हैं। यही चीज आप नेताओं से क्यों नहीं पूछते हो कि भाई साहब डाटा दिखाओ कि आखिर कितने लोग का तुमने डाटा निकाला, क्या किया। चलिए हम आपको डाटा दिखाते हैं। गलती नंबर 1 कि जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं और उनमें जो सीएए से जिन्हें हिंदू जैन बौद्ध को नागरिकता दे दी जाएगी, लगभग 7 लाख ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी और वो बांग्लादेशी हैं, और बहुत सारे रियल में बांग्लादेशी आए भी हैं। और ये समस्या मुख्य रूप से असम की ही है, बाकी जगह पे भी ऐसी समस्या है, बंगाल वगैरह के एरिया में, लेकिन यूपी बिहार हरियाणा इस सब में ये समस्या एक प्राइम समस्या नहीं है। हो सकते हैं वहां पे भी, लेकिन एक प्राइम समस्या नहीं। ये असम में ही इसलिए है क्योंकि असम के लोगों का चेहरा और बंगाल के लोगों का चेहरा जलवायु एक होने की वजह से मिल जाता है। असम वगैरह वाले, बंगाल वाला, उन लोग की भाषा भी मैच कर जाती है बंगाली, लेकिन अगर वो यूपी में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, बंगाली बोलेंगे तो ऐसे ही पकड़ा जाते हैं। समस्या क्या है कि जो लोगों का नाम एनआरसी में आया है, गवर्नमेंट तो पब्लिक से ये बोली थी कि हम इन्हें बांग्लादेश वापस कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने शेख हसीना से लिखित में बोल दिया, आश्वासन दे दिया कि एनआरसी हमारे देश का पर्सनल मामला है, आप टेंशन मत लीजिए। यानी गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ जितने लोग का नाम नहीं आया है हम उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। अब भैया आप करेंगे क्या? अब देखिए क्या किया जाएगा, समस्या समझिए। देखिए जब ये एनआरसी आया तो ही असम में एक एनआरसी आने के बाद भी एक विरोध हो गया। जिस असम स्टूडेंट यूनियन ने एनआरसी की मांग की थी उसने ही खुद विरोध कर दिया, ये कहकर कि इसमें जो आंकड़ा लाया गया है 19 लाख, उसमें से जो मेजॉरिटी है, बहुमत है, उन्हें तो नागरिकता दे दी जाएगी, बाकी जो 7-8 लाख लोग बच रहे हैं ये बहुत कम आंकड़ा है, इसको गलत गिना गया है। और रियल में भी ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि जो एनआरसी का डाटा लिख रहे होंगे उनमें क्या जाता है, सरकारी ऑफिस में तो पैसा, कौन सा ऐसा सरकार, दिल पे हाथ रख के बोलिए कौन सा ऐसा सरकारी ऑफिस है जिसमें पैसे के आपके काम नहीं हो सकते हैं? चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, बन सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आप घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं, क्या दिक्कत है? 8,000 रुपये लगता है। तो स्टूडेंट यूनियन का कहना था कि इसमें घपला किया गया है। खुद वहां बीजेपी के लोगों का कहना था कि भाई साहब इतने ज्यादा हिंदुओं का नाम कैसे आ गया, मुसलमान से ज्यादा यहाँ हिंदू लोग का नाम कैसे चला गया। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, कुछ मुसलमान ऑलरेडी यहाँ के थे, उनका भी नाम नहीं आया। और एक गड़बड़ भी था, हमको उनका नाम नहीं याद रहा है, वो कारगिल की लड़ाई में वो शहीद था। सोचिए, कारगिल की लड़ाई में शहीद व्यक्ति जो बॉर्डर पे शहीद हो गया, उसका एनआरसी में नाम नहीं आया। गजब बात है, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। बीजेपी के एगो नेता थे, उनका नाम नहीं आया था, तो खैर उनको तो सीएए से मिल जाएगा। बहुत से ऐसे हिंदू लोग थे जिन्हें नहीं नागरिकता मिली, लेकिन इन लोगों के लिए एक आस है कि सीएए है। अब बात करते हैं डाटा पे। मोदी जी ने तो साफ कह दिया कि हम बांग्लादेश भेजने वाले नहीं हैं, तो यहाँ रख के क्या करेंगे समझिए। उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा सा एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है।
उससे वो बाहर नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। ये डिटेंशन सेंटर इतना भव्य बनाया जा रहा है जिससे लग रहा है कोई यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह है। आप अंदाजा लगाइए कि 1000 लोगों के रहने के लिए, केवल 1000 लोगों के रहने के लिए जो डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है उसका खर्चा है 46 करोड़। सोचिए, जबकि 7 लाख से 10 लाख, अभी तो केवल आसाम से 7 लाख है, पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा ना तो 3 लाख और बढ़ जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि मेन बांग्लादेशी समस्या असम में है, बाकी किसी राज्य की मुख्य समस्या नहीं है। असम के बाद ये समस्या बंगाल के लिए है। लेकिन जब देखिए जहाँ मेन ईपी सेंटर है वहीं 7 लाख है, तो बाकी जगह का 20 लाख थोड़े हो जाएंगे। उसी के लेवल जो गृह मंत्रालय के जो मेन सोर्स है उनका कहना है पूरी हिंदुस्तान में अगर एनआरसी करेंगे तो लगभग 10 लाख लोग निकलेंगे। तो अब बात करते हैं आंकड़ों पर। सरकार ने केवल आसाम में जब एनआरसी कराया था, केवल आसाम जो इतना छोटा राज्य है वहां का खर्चा आ गया था 1200 करोड़। सोचिए 1200 करोड़ आया था लिस्ट बनाने में। अभी देखते चलिए, एक डिटेंशन सेंटर का खर्चा है 46 करोड़ और ऐसा अनुमान है कि जितने पूरे हिंदुस्तान में जब एनआरसी कराई जाएगी तो उन लोगों की संख्या आ जाएगी 10 से 11 लाख और उन लोग को रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर आएंगे उस पर खर्चा आएगा 27,000 करोड़। ये केवल इस बिल्डिंग का बात बता रहे हैं। और पूरे एनआरसी देश में कराने का खर्चा आप सोचिए, केवल अगर असम में 1200 करोड़ आया है, ये 1400 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन सरकार ने कहा था 1200 से 1400 करोड़, तो हमने सबसे कम आंकड़ा लिया है। तो पूरे हिंदुस्तान में कितना भयानक खर्चा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, ये तो वन टाइम खर्चा है भाई साहब, बिल्डिंग बन गया, एनआरसी लग गया, खर्चा। अब असली गेम शुरू होता है यहाँ पर। 10 लाख लोग को जहां रखिएगा ना, अगर आप उन पर डे 25 रुपया से कम खर्चा करते हैं तो मर जाएंगे। तीनों टाइम मिलाकर मान लीजिए कि 5 रुपया का नाश्ता, 10 रुपया का खाना, 10 रुपया का रात का खाना, ये मिनिमम हम बता रहे हैं। इससे नीचे दीजिएगा ना 25 रुपया से नीचे तो व्यक्ति मर जाएगा, फिर इंटरनेशनल दबाव बनने लगेंगे हमारे ऊपर। तो आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 25 रुपये, जबकि जेल में तो 55 रुपये खर्च किए जाते हैं। ये जेल से बुरी स्थिति रहेगी, फिर भी 25 से नीचे नहीं होगा। अब आप जोड़िए, 10 लाख लोग रहेंगे, प्रतिदिन उन पर 25 रुपया खर्चा होगा, यानी केवल उन डिटेंशन सेंटर में रहने वाले डिटेनीज पर प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपया। दिल पे हाथ रख के अब आप बताइए कि क्या ये नियम सही है? 365 का गुणा कीजिएगा, प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपए। मेरे हिसाब से ये गलत है। सही तब होता जब इन्हें बांग्लादेश लौटा दिया जाता, लेकिन बांग्लादेश को स्पष्ट कर दिया गया है कि यह हमारा मामला है और ना ही अब इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि यह हमारे प्रधानमंत्री का लिखित जवाब है कि यह हमारा आंतरिक मामला है। अब बताइए 2.5 करोड़ रुपया कहाँ की समझदारी है? और अब समझ में आ रहा है कि जीडीपी -23.9 क्यों जा रहा है। ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मीडिया में चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती कहाँ गई, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भाई अगर आप बांग्लादेश से आए हैं तो आप चले जाए, डिपोर्ट कर दीजिए, यही होता भी है नियम जो है। लेकिन यहाँ रख के यह क्या किया जा रहा है? क्योंकि अभी क्या होगा, क्या किया जाएगा कि ये डिटेंशन सेंटर होगा, फिर इसमें मीडिया को घुसाया जाएगा, ये देखिए बांग्लादेशी का क्या हाल है, ये देखिए क्या हाल है। इससे क्या होगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगेगा नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन जो वाकई दूर तक सोचने वाले हैं वो ये खर्चा करेंगे। आप बताइए, ये हमारे देश का खर्चा है। अगर 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन स्टूडेंट्स के ऊपर खड़ा किया जाए ना, तो स्टूडेंट के अंदर इतनी क्षमता है ना कि नासा से आगे निकल सकते हैं सब। लेकिन ये 2.5 करोड़ रुपए नहीं खर्च किया जाएगा। हमारे हिसाब से ये ज्यादा खर्च है, उन्हें लौटा देना ज्यादा उचित रहता। अगर आपको लगता है कि नहीं असम के एनआरसी के हम विरोध में है, तो ये गलत है। हम इस बात के विरोध में है कि उनको यहां रख के 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च करना गलत है, उन्हें वापस लौटाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस आंकड़ा को देखने के बाद, क्या यह सही है? आप बता सकते हैं। अब जरा सोचिए कि आसाम में बोला गया कि एनआरसी आने से 4 करोड़ बांग्लादेशी वापस जाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि केवल 6 लाख से 7 लाख लोगों का नाम आया और उसमें से एक भी वापस नहीं जा रहा है, बदले में इतना भयानक खर्चा। अब जरा सोचिए, पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्रफल का आसाम का क्षेत्रफल लगभग केवल 2% है और 2% में एनआरसी कराने का खर्चा आया 1200 करोड़। और पूरे हिंदुस्तान का खर्चा कितना करोड़ आएगा सोचिए, और उससे कितने लोग
निकलेंगे बहुत ही कम, क्योंकि जो बांग्लादेशी समस्या है वो मुख्य रूप से आसाम में है और सेकेंड नंबर पे बंगाल में है। और अगर आसाम में 6 लाख निकला तो आसाम बंगाल में खूब से खूब 2-2.5 लाख निकलेगा, ये खुद गृह मंत्रालय का कहना है। और पूरे हिंदुस्तान में तो और कम निकलेगा कि बाकी जगहों पे तो आप ऐसा नहीं है कि आप विदेश में रहते हैं जो आपको नहीं पता है। अब आप ऐसे ही सोचिए कि अगर नेपाल में भूकंप आया और वहाँ 100 लोग की जान गई, तो क्या उस झटके से हिंदुस्तान में 1000 लोग की जान जाएगी? भाई जहाँ ओरिजिनल झटका है वहाँ 100 लोग गए तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा? तो जहाँ ओरिजिनली ये समस्या थी वहाँ केवल 7 लाख लोग बाहर गए हैं, जबकि हिंदुस्तान को इस तरह से मीडिया बता रही है या इस तरह से ये व्हाट्सअप फेसबुक पे आ रहा है कि जैसे हिंदुस्तान की जो 135 करोड़ जनसंख्या है इसमें से लगभग 35 करोड़ लोग बाहर चल जाएंगे। अरे भाई साहब कुछ ना होने वाला है, उल्टे यहाँ से खर्चा आएगा। ये समस्या को एक तरह से आप इसे कहिए तो इसमें पता नहीं क्या किया जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि बांग्लादेश से सीखना चाहिए। बांग्लादेश में म्यांमार से जो रोहिंग्या आए थे, बांग्लादेश ने उन्हें कोई डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला, बल्कि उसने एक अलग से द्वीप दे दिया, वो उसी पे मछली मार के खाते रहते हैं लोग, बस हो गया यहाँ पर। तो भारत सरकार को भी इस तरह का कोई ऑप्शन निकालना चाहिए कि बदले में उनको यहाँ होटल टाइप का बना के डिटेंशन सेंटर में खाना दीजिएगा और हमारा जीडीपी चल जाएगा वहाँ। अब पूरे भारत में विरोध क्यों होने लगा एनआरसी को लेके, इसको समझिए। क्योंकि एनआरसी, एक और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा और एक और गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी होगा। विदेशी मीडिया इसका मजाक उड़ा देती है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय जो बहुत मुख्य पद होता है, इन दोनों लोग अलग अलग स्टेटमेंट क्यों देते हैं। वो अलग बात है कि हमारी देश की मीडिया ये पूछती है कि मोदी जी आप पर्स रखते हैं कि नहीं, थकते क्यों नहीं, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देखेंगे तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। रीजन समझिए, मोदी जी के पास अभी बहुमत है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, उन्हें करना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये यूट्यूब चैनल मेरा है, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसमें हम जो चाहे पढ़ा सकते हैं, आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। आप हमें नहीं रोक सकते हैं, आप हमसे आग्रह कर सकते हैं कमेंट में। उसी तरह देश में विरोध दिखाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है। तो कम से कम दोनों लोग को एक जैसा स्टेटमेंट देना चाहिए कि एनआरसी नहीं आएगा, या फिर कम से कम बीच का रास्ता देना चाहिए कि फिलहाल एनआरसी नहीं आने वाला है। लेकिन दोनों लोग कंफर्म होकर ये बोलते हैं कि नहीं, मोदी जी कहते हैं नहीं आएगा, ये कहते हैं आके रहेगा, अलग बात है। अब इसमें गलतियां कहां हुई? देश में इस एनआरसी और सीएए को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, बहुत ही ज़्यादातर जगहों पर यह प्रोटेस्ट शांतिमय था, लेकिन बहुत से जगह पर बहुत भीषण रूप ले लिया ये प्रोटेस्ट। जैसे खास करके दिल्ली और बंगाल के क्षेत्र में आग जला दिए गए। ये वो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही आप अगर आगजनी करते हैं, बंगाल में ट्रेनें जला दिया गया, कहीं बस फूंक दीजिएगा, तो आप पब्लिक का समर्थन खो देते हैं, फिर कोई पब्लिक आपके साथ नहीं खड़ी होने वाली है, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट को एक बहाना मिल जाता है कि आपको बढ़िया से कूचे, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कुचा गए लोग। लेकिन आप देखिए शाहीन बाग सबसे मतलब हाईलाइटेड रहा, लेकिन वहां हिंसा नहीं हुई, मारपीट नहीं हुआ। इस वजह से गवर्नमेंट चाह के भी, और यकीन मानिए कोरोना नहीं आया रहता तो वहां हटाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारा देश का संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि आप शांतिपूर्ण कितना दिन भी चाहें आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो चौपट हो जाएंगे, और ये आप गवर्नमेंट को खुला मौका देते हैं कि आप पुलिस हैं, थूर दीजिए। रियल समझिए, आप पुलिस से जीत नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। ये सब चीजें ये एकदम सरासर गलत है, और ये दिल्ली में हो गया बहुत ज़्यादा। और इस सब को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट वगैरह एरिया में या फिर कश्मीर के एरिया में इंटरनेट को बहुत ज़्यादा बंद किया गया। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जितने इंटरनेट पर बैन लगाए गए उन्हें तराजू के एक पलड़े में रखिए, और अकेले हिंदुस्तान में जितना इंटरनेट पर बैन लगाया गया उसे एक पलड़े में रखिए तो हिंदुस्तान वाला भारी पड़ जाएगा। सोचिए ये क्या हाल हो गया। पूरी दुनिया में भारत को एक अलग नज़र से देखने लगा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं ये लोग। इससे सबसे बड़ा असर पड़ता है बिजनेस पे। जितने बड़े बिजनेस होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं, पेमेंट उसका, जीएसटी वगैरह ये सब चौपट होता है। अब जब आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, व्यापार नहीं होगा, तो आपको तो जीडीपी चौपट होगी। ये 2019 में समझ में नहीं आया, लेकिन 2020 में समझ में आने लगा कि भाई साहब इंटरनेट क्या चीज़ होती है। इन लोग का कहना था कि आप क्या लाना चाह रहे हैं आप समझा दीजिए। सीएए एनआरसी इतना खतरनाक नहीं था जितना नेताओं का स्टेटमेंट खतरनाक था कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। एक बात बताइए, गृह मंत्रालय को स्पष्ट कहना चाहिए कि भाई ये इसमें कोई गलती नहीं है।
लेकिन वो एकदम स्पष्ट कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आप बताइए कि देश की जनता गृह मंत्री से नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी? ये जो प्रोटेस्ट था या ये सब कुछ था, इसे केवल नेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन नेताओं की वजह से ये ज़्यादा विस्फोटक साबित हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दायर किया कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही से दिल्ली में ये सब हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये पूरे वर्ल्ड की मॉनिटरिंग करती है। इससे भारत की बहुत बड़ी फजीहत हो गई और दिल्ली पुलिस जो थी उसकी साख बट्टे पे लग गई। और रिया चक्रवर्ती को लेकर तो मुंबई पुलिस वैसे ही बिक चुकी है, दिखने में जो मीडिया में लग रहा है। अब ये क्या हो गया? तो देखिए ऐसा क्यों हुआ? गवर्नमेंट क्या बेवकूफ़ है जो ये कहेगी कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, बटन इतना दबाए तेज कि शाहीन बाग तक करंट लगे? क्या गवर्नमेंट बेवकूफ़ है? नहीं, गवर्नमेंट को पता है कि मोदी जी तब तक जीतते रहेंगे जब तक मुसलमान इन्हें गाली देते रहेंगे। और रियलिटी में है, अगर मुसलमान इन्हें गाली देना छोड़ दे तो इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक गिर जाएगा। इसलिए कभी भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के लोग जो स्पोक पर्सन है, जो प्रवक्ता है, उनका एक एक बात की वैल्यू होती है। वो अलग टाइप का स्टेटमेंट देंगे ताकि आप गाली दीजिए कि शाहीन बाग की महिलाएं गर्भवती हो गई हैं, उठो अनारकली 350 रुपया लेना है, इस तरह का। आपको क्या लगता है कि एक गवर्नमेंट का व्यक्ति इतना पागल है जो इस तरह का स्टेटमेंट देगा? नहीं। और ये मुसलमान इतने अनपढ़ होते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गाली देना कम करें। अगर ये इनको, भाई मोदी जी हम आपको गारंटी देते हैं, आपको कोई हराने वाला है ही नहीं जब तक मुसलमान गाली देना नहीं छोड़ेंगे, और वो ससुरे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए, इनको गाली देने के लिए पैसे मिलते हैं। ये देखिए, ये साजिद रशीदी साहब है, ये इनका ट्रैवल एजेंसी है, लोगों को भेजते हैं यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। ये टीवी पे आएगा, गाली देगा। ये देखिए, ये बकलोलवा को शुएब जामीन है, ये बोल रहा है कि शाहीन बाग में सरकार मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे ताकि वो कोरोना में भी अनशन कर सके। रे बकलोलवा, ये केवल इनको पैसे इसीलिए मिलते हैं कि आप टीवी पर आके मोदी जी को गाली दीजिए, हिंदुओं को गाली दीजिए। ऐसा स्टेटमेंट देगा सब ना कि खून खौल उठे। और ये ही लोग हैं, लोगों को लगता है मोदी जी वोट, अरे इन सब की वजह से मोदी जी कभी नहीं हारेंगे। भाई साहब तुम लोग बहुत बढ़िया, ये पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं जिसको सबको समझ में नहीं आता है, वरना इतना फालतू स्टेटमेंट आप टीवी पे नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये लोग ने तो और आग लगा दिया, आग में घी का काम कर दिया। आपसे हम गारंटी करते हैं, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो यही 3 चोट्टे आपको हर जगह मिलते होंगे। ये चोट्टों ने कसम खाया है कि हम पैसा लेंगे और पूरे मुसलमानों को गाली दिलाएंगे और हिंदुओं के दिल में नफरत करेंगे, क्योंकि हम टीवी पे बैठ के हिंदुओं को गाली देंगे यहाँ उल्टा सीधा। देखिए, इन लोग को ना मीडिया वाले पैसे देते हैं कि आप आइए और उल्टा सीधा बोलिए, गालियाँ दीजिए। आपको भी पता है कि हम भी मीडिया में काम किए, हमको कई मीडिया वालों से ये ऑफर आया कि आपको हम एक डिबेट का 50,000 रुपए देंगे, लेकिन आप आके केवल इतना बोल दीजिए कि मोदी जी को कुछ उल्टा सीधा बोल दीजिए। आप बोल दीजिए, हम कह रहे भाग यहाँ से, सोचा कहीं का तू 50,000 रुपये में हमको खरीदने आया है। लेकिन आप सोचिए कि एक गरीब, इन लोग का तनख्वाह कितना रहता है, मौलाना साहब लोग का 1500 2000 रुपये इतने तनख्वाह रहता है। 50,000 रुपया देके तो ये अपने बाबूजी को गरिया देगा सब। इसलिए आप लोग भी अगर कोई न्यूज चैनल देखते हैं और कोई भी उस न्यूज चैनल पर अगर 1-2 ऐसा फालतू को देख लेते हैं तो तुरंत न्यूज चैनल चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कुछ सिखाने वाले नहीं है, ये आपको केवल आग उगलने, नफरत फैलाने आए हैं। और इन लोग की मजबूरी है, क्योंकि इन लोग का वही रोजी रोटी है, नहीं नफरत फैलाएंगे, मीडिया वाले पैसा नहीं देंगे, इन लोग को उसी की ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, गवर्नमेंट एक जो बहुत बड़ी गलती कर रही है वो एनपीआर को लेकर कर रही है। एनपीआर कुछ भी नहीं है भाई साहब। जो आपका आधार कार्ड है ना, बहुत से लोगों को क्या होता है कि वो रहने वाले कहीं और के होते हैं, बिजनेस के लिए चले जाते हैं। किसी का घर लखनऊ है लेकिन उनका बिजनेस है दिल्ली, तो वो चले गए हैं दिल्ली। तो एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये रजिस्टर केवल हिंदुस्तान के लोगों की बात करता है कि कौन कौन है। इसमें केवल क्या किया जाएगा, इसकी 2 गलतियां ध्यान से समझिए। ये केवल ये बताएगा कि फिलहाल आप कहाँ रह रहे हैं, तो भाई साहब उसका आधार कार्ड अपडेट कर दीजिए ना, इसके लिए एनपीआर ले आने की क्या जरूरत है। हम फिलहाल पटना रह रहे हैं तो एडिट कर दीजिए कि वहाँ पे कि अभी रेसिडेंस पटना है। देखिए, आप कहीं 6 महीने या उससे ज़्यादा रह जाते हैं तो आप वहाँ के टेम्पोररी निवासी कहलाते हैं, तो आप वहाँ अपडेट कर लीजिए। इसमें गलती क्या है कि इसके लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपया दिया, और ये भाई साहब देश का जीडीपी जा रहा है, आप 4000 करोड़ रुपया इसको दे रहे हैं। इसकी जो सबसे खराब बात क्या है कि इसमें आपका नाम पूछा जाएगा, फादर का नाम पूछा जाएगा। फादर का सबसे बड़ा का गड़बड़ क्या है कि फादर का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। अब आप बताइए, किसी को अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ पता है? भाई साहब, हमको खुद अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है ना 10th की, उसी पे मनाते हैं। आज ले हम कभी बर्थडे नहीं मनाए, पते नहीं है, सोचा कौन सी मनाएगा आदमी। तो सोचिए
कितने लोग हैं उनको फादर का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा। ये एनपीआर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, आपको एनआरसी लाना है आप लाइए, ये कौन चीज लेके आ रहे हैं बीच में। जब आपने आधार कार्ड बना दिया नंदन नीलेकणी के अध्यक्षता में, इसको बना दिया गया 2011 में ही, तो फिर क्या जरूरत बनता है आपको एक एनपीआर लाने की अलग से कि अभी आपका बेटवा कहाँ रह रहा है, क्या मतलब बनता है। आधार कार्ड में उसके चेक कर लीजिए, सीधे एक नियम बनाइए कि सब लोग अपना अपना आधार सेंटर पे जाके अपडेट करा लीजिए कि अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हैं, बोलो खत्म हो गया। इसके लिए 4000 करोड़ रुपया फूकना बेवकूफ़ी है। अब ये क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि एनपीआर लाएंगे ना उसके बाद एनआरसी लाएंगे। मान के चलिए कि एनपीआर में 100 लोगों का नाम आया, तो एनपीआर में किसी का भी नॉर्मली नाम रख लिया जाएगा, एनपीआर में कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा लिखवा लिया जाएगा। लेकिन जब एनआरसी लाया जाएगा ना, तब आपसे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट है आपका, मतलब जमीन उमीन है। तो मान लीजिए कि 98 लोग जो हैं वो आपको दिखा दिए कागज, तो ये 98 लोग किस में आ जाएंगे, एनआरसी में, यही कहलाएंगे भारत के नागरिक। 2 लोग जो नहीं दिखा पाए वो चले जाएंगे एनपीआर में, उन्हें डाल दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर में। और डिटेंशन सेंटर में कितना खर्चा है आप सोच ही सकते हैं। अब हम आप सब लोग को कहते हैं, यहाँ जरा इस इमेज को देखिए, जिसने इसे बनाया है बहुत बेहतरीन। ये साइकिल के पिछला टायर पे लगे हैं मुस्लिम और अगले टायर पे लगे हैं हिंदू। ये दोनों पिसाएंगे क्योंकि पीसने वाले ऊपर नेताजी हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ध्यान से समझिए। जिस वक्त पूरे मुसलमान एनआरसी का विरोध कर रहे थे ना, उसी वक्त एक मुसलमान था जिसका नाम था अजीम प्रेम जी। ये हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी रहता अगर ये सबसे ज़्यादा दान नहीं देता। हिंदुस्तान में ये 35,000 करोड़ रुपया दान दे देता है ये व्यक्ति। जब मुसलमान विरोध कर रहे थे ना एनआरसी का, तो ये सरकार से समझौता कर दिया कि एनआरसी का लिस्टवा आप हमको दीजिएगा, हम ही स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि इनकी कंपनी का नाम है विप्रो। अब सोचिए एनआरसी में कौन आदमी है और कौन आदमी नहीं है, इसका डाटा सरकार के पास भी नहीं है, ये डाटा विप्रो के पास है। अजीम प्रेम जी उसके मालिक हैं और सरकार से ये पैसा लेते हैं कि हम आपका डाटा सुरक्षित रखें, नहीं तो इसी में हैकर मारेगा, हैक करेगा और 10 गो का नाम फेंक देगा, 2 गो का जोड़ देगा, पगला जाइएगा कौन कहाँ पे गया। सोचिए ये है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। अंबानी, जिस वक्त लोग झंडा लेके कह रहे थे कि नहीं एनआरसी लाओ, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था एनआरसी पे कितना खर्चा आएगा, उसी समय हमारे अंबानी साहब ट्रेन खरीद लिए, रेलवे खरीद लिए थे। लड़ते रहिए, समझ में आएगा। देखिए अब फाइनल कंक्लूजन समझिए, एनआरसी से केवल और केवल प्रॉब्लम गरीबों को है, क्योंकि एनआरसी में बहुत भयानक चीज़ नहीं मांगी गई है। आपका ज़मीन का कागज, देखिए हिंदुस्तान में क्या मांगा जाएगा ये किसी को नहीं पता। जो असम में मांगा गया वो ज़मीन का कागज माना गया, वोटर कार्ड माना गया, जो लगभग बहुत लोग के पास होता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है वो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। लेकिन बात जब करेंगे गरीबों की ना, तो इन गरीबों को हिंदू मुसलमान, आप बताइए, ये लोग ट्रेन के किनारे रहते हैं, इन लोग का ना बैंक अकाउंट है। ये बचवा के पास आपको क्या लगता है इसके बाबूजी के पास कौन चीज़ होगा, ज़मीन होगा? ये बेचारा सबको तो कहीं भी बिता लेता है सब जिंदगी, बंजारा सभी, सबको गटर के नीचे रहता है सभी सब। ये सब सर्टिफिकेट ला पाएगा सर? ये हिंदुस्तान के सिस्टम के खिलाफ इन्होंने, ये बेरोजगार हो गए सर। ये छोटा बच्चा अपने वजन से ज़्यादा का उठा रहा है, ये ईंटा ढो रहा है, ये ला पाएगा? नहीं ला पाएंगे सभी। ये झाड़ू मारने वाले लोग, ये कहाँ से लेके आ पाएंगे ये लोग वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह? और रही बात एनआरसी से ना, तो पैसे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो अधिकारी बनाएगा लिस्ट उसको थमा दीजिए आप पैसा साइड से, वो आपको बना के दे देगा। आप अमेरिका में नागरिकता ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप देख लीजिए, यहाँ पे अमेरिका में जाएंगे, कोनो भोथर मेहरारू पकड़ लीजिए, वहाँ पे नॉर्मल शादी उदी हो जाता है, उससे वो आपसे कह देगी हम तुमसे शादी कर लेंगे। अब वो कोर्ट में जाके लिख देगी कि हाँ भैया हमने इनसे शादी कर लिया। अब उस बेसिस पे आप वहाँ 6 महीना रहिए, वहाँ आपको नागरिकता मिल जाएगी। जब नागरिकता मिल जाएगी तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाता है। अब वहाँ आपको मिलेगा, अगर मान लीजिए वहाँ 1 लाख मिल रहा है, तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ जिस महिला से आपने शादी किया ना, वो कहेगी कि भाई तुम यहाँ जो भी सैलरी मिलेगी तुमको, उसका 20% तुम हमको दे देना। अब वहाँ आप नागरिक हो गए हैं, वहाँ लाखों लाख कमा रहे हैं, 20% महिला को दे दीजिएगा, इसको कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में साबित कर दिया, आप हो गए हैं वहाँ पर नागरिक। चुपचाप सोचिए, अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में हजारों हिंदुस्तानियों ने ऐसे ही जॉब कर लिया है वहाँ पर। वहाँ जाइए कनाडा में टैक्सी वाले बहुत मिलेंगे आपको हिंदुस्तानी। तो वहाँ कहीं पे भी कोई सिस्टम है, वहाँ हर जगह पैसा चलता है। अमेरिका में शादी ब्याह करना कोई बहुत बड़ा का बात नहीं होता है वहाँ, इसीलिए तो फादर डे मनाया जाता है कि जो बचवा रहता है ना, वो पूछता है मम्मी हम किसके लड़का हैं, तो मम्मी उसकी कहती है अब ये 2020 चल रहा है, देखो तुम पैदा हुए थे 2012 में, और 2012 में मेरा पति विक्टर था, लेकिन 2014 में ना हम जॉन से शादी कर लिए।
और फिर हम 2016 में किसी और से शादी कर लिए, डिसूजा से कर लिए, और 2018 में हम किसी और से कर लिए हैं, और अभी हम इनके साथ रहते हैं। तो तुम्हारे बाबूजी ना वो हैं बहुत दूर, बताएगी उसको यहाँ पे, तब वो फादर डे के दिन मिलने जाता है कि भाई तू ही हमारी बाप हो यहाँ पे, ये वहाँ सिस्टम है यहाँ पे। हमें तो नाज है अपनी भारत की संस्कृति पे, हमारा कौन जरूरत है फादर डे मदर डे मनीला बिना। हम लोग के यहाँ ये सब कोई सिस्टम नहीं होता है। यहाँ किसी को कह दो कि तो दो बाप है तो गाली हो जाएगा, मार हो जाएगा। हमें गुरूर है अपने हिंदुस्तान की संस्कृति पर। यहाँ कोई वैलेंटाइन डे नहीं मिलता है, अरे वही प्रपोज करता है जिसका प्यार झूठा रहता है। कभी माँ ने आपको बोला कि आई लव यू, लेकिन आपके लिए जान दे सकती है। तो हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये बाहर की संस्कृति को छोड़िए, हिंदुस्तान की संस्कृति पे तो हम सबको गर्व है। फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं तो देखिए, सीएए से कोई विरोध वगैरह नहीं है। हमारा अपना पर्सनल मानना है कि सीएए से कोई दिक्कत नहीं है। एनआरसी से प्रॉब्लम क्या है कि आप एनआरसी को अगर बाहर डिपोर्ट नहीं करते हैं, बांग्लादेश नहीं लौटाते हैं उन लोग को, तो फिर ये बेवकूफ़ी है। फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वही हो गया कि आपके मोबाइल में वायरस आ गया, आप उसे एक फोल्डर बना के अपने पास रखे हुए हैं, कह रहे हैं हमारा मोबाइल सेफ है। भाई साहब अपने घर में है, आगे आप क्या सोचते हैं। लेकिन हाँ ये समझिएगा कि इससे मेन दिक्कत है किसको, जो गरीब हैं वहाँ पर। और सीएए से तो किसी को, भाई सीएए तो विदेश वालों के लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए मेन दिक्कत हो जाएगा क्या चीज़, एनआरसी। और एनआरसी में केवल समस्या दो लोग को, जो अनपढ़ हैं और जो गरीब है। पढ़े लिखे लोग के लिए और पैसे वालों के लिए एनआरसी हो या कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।